गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वैसे अपन पढ़ चुके प्रोटीन्स के बारे में, उसका वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज प्रोटीन के कार्य की बात करें। देखिए प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। प्रोटीन के कार्य की बात देखिए कि भाई प्रोटीन जो है जीव तंत्र का मुख्य घटक है। जितने भी जीव घटक उनका मुख्य घटक माना जाता है। ये बाल में, त्वचा में, नाखून में, सींग में, पंख में इत्यादि में केराटिन, उपास्थि जो होती है, एक हड्डी होती है उपास्थि लचीक जो अपने कान है, कर्ण पल्लव बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। तो इनमें कोलेजन तंतु में अस्थियों जो ओसी नामक प्रोटीन है सबके रूप में पाई जाती है। ये एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जितने भी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं किसी अभिक्रिया को बढ़ाने का। ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली के विभिन्न तत्वों में योगदान में सहायक होती है। ये कुछ हार्मोन के निर्माण का भी योगदान करती है। कुछ हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथियाँ वाले हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, सब प्रोटीन के बने होते हैं। और ये आपके एक्टिन मायोसिन नाम की प्रोटीन जो अपने संकुचन और शीतलन का कार्य करती है उसके अंदर भी पाई जाती है। और शरीर में बनने वाले प्रतिरक्षी के प्रकार जो है प्रोटीन, आपने पढ़ रखा प्रतिरक्षी 10th क्लास में 4th चैप्टर प्रतिरक्षी के बारे में। तो प्रतिरक्षी प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि भोज्य पदार्थ जैसे अंडे हैं, योक है, सब में आपके प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं के अंदर पाई जाती है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो टूट के अपने शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का अपने जीवन में या आनुवंशिक क्रियाओं में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। रुधिर में थक्का बनाने के लिए जो फाइब्रिन और थ्रोम्बिन है वो भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते देखिए कि न्यूक्लियोटाइड एक अणु नाइट्रोजन क्षारक और एक अणु 5 कार्बनिक शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए क्या न्यूक्लियोटाइड्स समझने के लिए अभी देखो कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले न्यूक्लियोटाइड की परिभाषा कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो है नाइट्रोजनी क्षारक, देखना बहुत काम की चीज़ है। नाइट्रोजनी क्षारक साथ में आपके 5 कार्बन युक्त शर्करा। ठीक है, सीधा लिख देता हूँ शर्करा, 5 कार्बन लिखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा क्या पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या है? 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब तो नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स में 2 प्रकार की शर्कराएँ पाई जाती है। देखिए कि जो शर्करा है 2 प्रकार की होती है। एक होती है राइबोज शर्करा, ये अपन पढ़ चुके हैं शर्करा के बारे में जब आपको मोनोसैकेराइड पढ़ाया था। और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा में एक ओ समूह एक्स्ट्रा होता है और डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए शर्करा की बात हो गई, नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे और फास्फोरिक अम्ल, आप सिंपल सा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, इसकी बात करेंगे। फिर न्यूक्लियोटाइड से जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन क्षार क्या है, आपको ऐसे डाउट लग रहा होगा नाइट्रोजन क्षार क्या, मैं तो मैंने सबकी बात करने वाले। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार जो है इसको 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, या कुछ पिरिमिडिन भी बोलते हैं, पायरिमिडिन। तो नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और आपके पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होता है कि यह वह क्षारक है जो 2 रिंग वाली, इसमें कहते हैं 2 रिंग वाली नाइट्रोजन आपके यौगिक होते हैं। कि 2 रिंग बनेगी, इसमें भी बना के बताएंगे आपको। 2 रिंग नाइट्रोजन पाए जाते हैं और इसमें देखिए 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आते हैं। याद करने का तरीका एजी। एजी कैसे गाँवों में जो लेडीज़ होते हैं अपने हस्बैंड को कैसे बुलाते हैं? नाम से नहीं बुलाते हैं, एजी। उस हिसाब से एक अम्ल होता है एडिनिन, जी का अम्ल होता है ग्वानिन। मैं लिख देता हूँ एडिनिन और जी का अम्ल होता है ग्वानिन। ठीक है। और जो पायरिमिडिन है
इसमें क्या होती है कि नाइट्रोजन क्षार की केवल एक रिंग पाई जाती है, रिंग का मतलब वलय, ठीक है। और इसमें 3 आते हैं, याद करने का तरीका कट, किसी चीज़ को काटना हो तो उसे बोलते हैं कट, ठीक है। तो साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडिन, ये थाइमिन हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, टोटल 5 नाइट्रोजन क्षार हो गए। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भी आपके जो डीएनए होगा उसमें तो थाइमिन होता है, और जो आपके आरएनए होता है उसमें यूरेसिल होता है। मतलब जब डीएनए आएगा तो यूरेसिल नहीं रहेगा, आरएनए आएगा तब थाइमिन नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया अब कि भाई नाइट्रोजन क्षार में पाए जाने जो क्षारक है, शर्करा है, ठीक है, इनके संरचनात्मक सूत्र की बात करते हैं। देखिए कि इनके सूत्र की बात करते हैं, किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन फास्फोरिक अम्ल बना लेते हैं सिंपल सा, कि भाई फास्फेट जो क्या होता है, फास्फेट कि भाई फास्फेट का सूत्र क्या होता है कि भाई O P, कुछ इस शेप में आपके ये आपके फास्फेट जो पाया जाता है, ये संरचना होती है कि जो फास्फोरिक अम्ल जो होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और डीऑक्सी और राइबोसल्फर की अपन संरचना बना चुके, फिर भी बना लेते हैं। देखिए आपको याद होगा, वैसे अभी इसी चैप्टर में पढ़ा था, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये डीऑक्सी में देखिए ये आपके राइबोसल्फर O तो आ ही गया, कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और 5वां कार्बन आपको पता है इस पे क्या, CH2OH के रूप में, और ये H पढ़ चुके अपन, H OH H H, ठीक है, और इस पे OH और H, ये किसका हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज। और आपके राइबोज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसे क्या बोल देंगे, राइबोज। बाकी पूरी संरचना क्या रहेगी, समान। तो ये तो होगी फास्फोरिक, आपके फास्फोरिक अम्ल जो बोलते हैं उसको। अब बात रही है आपको नाइट्रोजन क्षार की, बात करते हैं। साइटोसिन की बनाएंगे, एडेनिन की, थाइमिन की, यूरेसिल की संरचना बनाते हैं। संरचना तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको जरूर याद रखना है क्या चीज़ होती है, ठीक है। एग्जाम में जरूर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। भाई अपन पढ़ चुके 2 रिंग क्या होती है, इसलिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ। बाकी आपको संरचना याद समझ आ जाए अच्छी बात है, बाकी इतनी डिटेल अपनी किताब में है नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या है, बार बार ये बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नाइट्रोजन क्षार क्या होता है। क्यों, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो डीएनए होता है वो नाइट्रोजन क्षार से बना। आपने डीएनए की संरचना पढ़ी होगी कि डीएनए ऐसे कुंडली द्वार से क्लिक नहीं दिया, तो इसके अंदर ये श्रृंखला है ना आपस में नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होती है। और एक खासियत क्या है कि इनमें जो A है वो T के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और C जो होता है वो G के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार है, जैसे एक दूसरे से आप जो भिन्न है, अपन भिन्न है, आप भाई सगे भाइयों में जो फर्क है, ये नाइट्रोजन क्षार के अंतर की वजह से होता है कि नाइट्रोजन क्षार में जो परिवर्तन होता है जिसकी वजह से नए लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपने अनुवांशिक पदार्थों का परिवहन करता है उसका निर्माण भी किससे होता है, इन नाइट्रोजन क्षारों से होता है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। तो अपन संरचना बना लेते हैं। पहले देखिए साइटोसिन एक रिंग वाले की बना लेते हैं। ये कार्बन रिंग होगी, इसमें ये सब कार्बन कार्बन है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, आपको पता है, तो उसको नियंत्रित होनी जरूरी। देखिए एक हाइड्रोजन को अपन मानते हैं ना, इसको H भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अभी लिख के बता दूंगा। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, इसको H को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो बॉन्ड काउंट हो जाएंगे 1 2 3 1 4 हो गए बस। ये NH, फिर देखिए ये C जो है वो इसमें प्रकार से पाया जाता है, और ये आपके, तो ये कुछ संरचना है। ये किसकी संरचना होगी, इसकी बात करें तो ये संरचना है साइटोसिन की। शॉर्ट में लिखते हैं इसको C से अपन। फिर अपन बात करें थाइमिन की, बात कर लेते हैं। देखिए
थायमिन में क्या होगा, पहले वही कार्बन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन हो गया। कुछ देखिए ये मेथिल समूह जुड़ गया, इसका फर्क पड़ जाता है, एमीन समूह जुड़ जाता है, इसका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये इनका रासायनिक सूत्र है। ये किसका हो गया आपके, थायमिन का। तो यूरेसिल का बना लेते हैं। ये यूरेसिल, जिसको यू से लिखते हैं, थायमिन को टी से लिख सकते हैं। क्या फ़र्क है इनमें, देखिए यहाँ से लेकर इनमें सब चीज़ों में एक कॉमन है कि सी, यहाँ पे एक CH2 ज़्यादा है, इसलिए CH2 जोड़ेंगे तो CH2 हो जाएगा ना, pH एक यहाँ जाएगा तो CH2 हो जाएगा। बाकी देखिए NH सेम है, O सेम है, N यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क, यहाँ N है, बाकी सब में NH, और यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी हम डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन की संयोजन तो 4 होनी, इसलिए कर रखा है। अब देखिए बाकी आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं, फॉर्मूला भी आपको याद हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कुछ सब चीज़ें फ़र्क क्या है कि भाई साइटोसिन में NH2 समूह एक ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर आपकी ये CO बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें एक CH3 का फ़र्क है। बाकी डिटो संरचनाएँ सेम है, और एक यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड आएगा, हटेगा तो NH आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 करनी है तो ये H के द्वारा पूरी होती है, इधर भी H के द्वारा। ठीक है, और NH को भी क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, नाइट्रोजन जो है इसकी बात करें कि भाई तुमको उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो उनको संयोजकता पूर्ण करनी पड़ती है। कि भाई ऑक्सीजन होता है, इसके बाद तुमको उसमें कितने हैं, 6 है। ठीक है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 2 ही आ गए। तो ये आपके हो गई किसकी संरचनाएं, पिरामिडिन की, CUT, देखो CU और AT। अब बात करते हैं प्यूरिन रिंग की, इसमें 2 नाइट्रोजन रिंग पाई जाती है। नाइट्रोजन रिंग क्यों नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसलिए। पहले बना लेते हैं अपन एडिनिन की, फिर बना लेंगे अपन गुआनिन की। तो देखिए इसमें C, ये एमीन समूह हो गया। अब देखिए एक रिंग और यहाँ से बन जाएगी, नाइट्रोजन समूह, नाइट्रोजन नहीं तो नाइट्रोजन तो आना ही आना है, और फिर ये CH, और फिर ये आपके NH, और ये सीधी आपकी C से जुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो ये किसका होगा, एडेनिन का। शेक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात रही गुआनिन की, थोड़ा सा बड़ा बना लो तो रिंग अब की बार। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गए आपके, ये वापिस कार्बन, तो N तो है ही यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये C, इधर क्या है, एक NH2 समूह पाया जाता है, और ये आपके NH। ठीक है, तो दूसरी रिंग कहाँ से, यहाँ से ऐड हो जाएगी, ये N नाइट्रोजन, ये CH, ये आपके NH, और ये इससे जुड़ जाएगी। देखिए क्या फ़र्क है दोनों संरचनाओं में। ये रिंग तो इधर से ये पूरा सेम ही है, ये देखिए ये पोर्शन पूरा ऊपर वाला पोर्शन में देखिए, इसमें क्या है कि एडेनिन के अंदर एक आपके NH2 समूह ज़्यादा है, एमीन समूह ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है CO, इसे कीटोन समूह कहा जाता है। ठीक है, ये चेंज है, बाकी पूरा सेम। और एक यहाँ पे, और यहाँ पे CH और यहाँ पे एक एमीन समूह ज़्यादा है, यहाँ H। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की संरचना में। और ये किसकी संरचना होगी, गुआनिन की, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये आपके नाइट्रोजन सार हो गए। इनकी संरचना क्या है, किस प्रकार से पाई जाती है, इनकी बात अपन ने कर ली। अब इसके आगे अपन बात करें, देखते हैं क्या संरचनाएं पाई जाती है। कि भाई न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के समय 5 नाइट्रोजन सारकों से पहले जो आप राइबो शर्करा या डीऑक्सी राइबो से मिलकर एक अणु न्यूक्लियोसाइड बनता है। कि भाई न्यूक्लियोटाइड बने इसलिए क्या पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में भाग लेने वाले जो आपके सार है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। इस प्रकार से 5 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं। कि भाई क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। कि भाई न्यूक्लियोसाइड जो है इसका निर्माण होता है आपके शर्करा, 5 कार्बन की पेंटोस शर्करा, साथ में नाइट्रोजन सार। जब इसमें अपन शर्करा में पेंटोस शर्करा वाली 5 कार्बन वाली शर्करा, नाइट्रोजन सार और साथ में फास्फोरिक अम्ल जोड़ देते हैं तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड के आधार पर क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड भी कितने 4 आपके 5 होते हैं और न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार 5 होते हैं। तो देख लीजिए नाइट्रोजन आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन से उनके नाम लिख लेते हैं। सिंपल सा देखिए, कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। ये 5 नाइट्रोजन सार है अपने पास तो 5 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे और 5 ही न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। तो देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सारकों के प्रकार। एक सारे मान लेते हैं, बहुत काम आएगी आपके। किसी को डाउट है न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। और यहाँ न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, पहले ये बनेगा और ये क्या इधर न्यूक्लियोटाइड लिख लेते हैं। पहले बात करते हैं, देखिए एडेनिन की। एडेनिन दूसरा बना लेंगे अपन गुवानिन या गुवानिन कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपके साइटोसिन और 3 हो गए। चौथा हो जाएगा आपके थायमीन और 5th नंबर हो जाएगी यूरेसिल। ये 5 नाइट्रोजन सार हो गए तो 5 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। 5 न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। देखिए कि भाई एडिनोस न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा, इनके पीछे सीन लग जाएगा। तो एडिनिन से एडिनोसिन, गुआनोसिन। कोई टिपिकल काम नहीं, बहुत सिंपल सा है, गुआनोसिन। इसके बाद थोड़ा इनमें जो आपके जो पिरिमिडीन है ना, इसमें क्या होता है आपके डीन लगता है पीछे, जैसे साइटिडीन, साइटिडीन, थायमिन का थाइमिडीन और यूरेसिल का यूरिडीन। बस ये नाइट्रोजन सार न्यूक्लियोसाइड हो गए। भाई जितने नाइट्रोजन सार होंगे उतने ही क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। नाइट्रोजन सार 5, न्यूक्लियोसाइड 5 और न्यूक्लियोटाइड भी 5। तो न्यूक्लियोसाइड सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, इसके पीछे एसिड लग जाएगा। वर्ड क्या, एडिनिलिक एसिड। बस गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक आएगा, ये थोड़ा सा गुआनिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। इसके बाद बात करें थाइमिडिलिक एसिड, इसमें क्या लग जाएगा यूरिडिलिक एसिड। एसिड की फास्फोरिक अम्ल की वजह से, एक भाई फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है ना, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि फास्फोरिक है ना, इक लगेगा पीछे क्या। तो एडिनोलिक, एडिनिलिक, गुआनिलिक, साइटिडिलिक, थाइमिडिलिक, ये फास्फोरिक है ना, उस हिसाब से। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए की रचनात्मक इकाई है। तो भाई मतलब क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही क्या बनाते हैं, आपके डीएनए का निर्माण करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। देखिए बात करें, जैसे एक संरचना बनाऊँ मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो
एक न्यूक्लियोटाइड में क्या किस प्रकार से नाइट्रोजन क्षार हमेशा न्यूक्लियोटाइड में पहले कार्बन पे जुड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। जैसे अपन क्या पढ़ते हैं, ये शर्करा पढ़ते हैं, ठीक है। 5 कार्बन, इसको कोनों को मिला देंगे तो कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी क्लास जैसे पढ़ोगे ऑर्गेनिक तो जरूरत नहीं, मैं समझने के लिए बना देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। ये जो OH और H हो गया, तो इस पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा, कोई भी सभी जोड़ लीजिए। 5 होते हैं, मैंने आपको 5 में से 4 DNA पाए जाते, कौन से कि 5 कौन से, A, G और कट। तो मैंने आपको कहा था DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता, अभी DNA की सिस्टम बनाया तो यूरेसिल नहीं बनाए, जैसे A लिख दिया मैंने यहाँ पर, A नाइट्रोजन क्षार आ गया। बाकी पूरी संरचना जैसे ये आपके सिंपल सा नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इस 5वें कार्बन पे क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है। फास्फोरिक सीधे लिख दिया, P से लिख दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, अब वापस जैसे अब इनको थोड़ा सा समझिए, तो प्रणाली अब नहीं बनाए तो चल जाता है, देखिए इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करे ना तो भी काम चल जाए, और इनको कोनों को मिला देते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा कि भाई कोने मिला दिए, इसका मतलब ये कार्बन है और हाइड्रोजन से और OH सीधी रिंग आ गई। इस पहले कार्बन अपने नाइट्रोजन क्षार जोड़ दिया। अब क्या होगा कि इस कार्बन से वापस ये फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा और वापस इस प्रकार से संरचना बनेगी। ठीक है, इस कार्बन पे वापस कोई भी नाइट्रोजन क्षार जोड़ दीजिए, ये G जोड़ दिया मान लीजिए, वापस ये फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा इस कार्बन, ठीक है। वापस ये कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये वापस ये श्रृंखला बनेगी इसमें, ये वापस कोई नाइट्रोजन क्षार जोड़ दीजिए, C जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जो एक क्या है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ठीक है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और नीचे वाला तीसरा। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। और ये जो बंध होता है इसे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बंध के द्वारा जुड़ता है, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। अब जब आप 12th क्लास में आएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनकी क्या संरचना होती है। देखिए एक वर्ड आता है AMP, एक आता है ADP, एक आता है ATP, जिसके अपन बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, या अपने ऊर्जा की इकाई है। तो AMP की फुल फॉर्म क्या, देखिए एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसे क्या बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, मोनोफास्फेट। और इसका मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और इसका एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो इस प्रकार इनकी फुल फॉर्म है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो अपने कोशिका मिश्रण की बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड समस्त देखो आनुवंशिक पदार्थ जो RNA है, DNA उनके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, राइबोसोम में पाए जाते हैं, हरितलौक में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बिखरे होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की कार्य की बात करें तो भाई न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कार्य करता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि विभिन्न प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुलीकरण के द्वारा क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड एक है, बहुलीकरण वाला इस जैसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपके न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। और न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। देखिए एक चीज सुनिए, न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल इसके 2 प्रकार है मुख्य रूप से, DNA और RNA। और यही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ये ATP और ADP के रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं, कि वे ATP के रूप में ADP के रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं। और ये कुछ न्यूक्लियोटाइड जो सह एंजाइम है, जैसे NAD, ये क्या सह एंजाइम है, क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड ही है। NADP आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेज आगे जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण शोषण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। FMN ये कुछ ऐसे है, क्या सह कारक FAD। और कुछ न्यूक्लियोटाइड विटामिन के रूप में भी कार्य करते हैं। और कुछ न्यूक्लियोटाइड कोशिका जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलौक के आदि के निर्माण में भी क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाएं क्या है, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार से अपने लिए बहुत उपयोगी है। तो ये तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी जो न्यूक्लिक अम्ल, अभी मैंने पढ़ाया तो थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। फिर अपन इसके बाद सीधा आ जाएंगे एंजाइम के ऊपर, ठीक है, कि भाई एंजाइम क्या है। और एंजाइम के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम इस टॉपिक का अपनी लास्ट हेडिंग रहेगी और थोड़ा सा डिटेल में ही है उसकी बात करेंगे। फिर ये चैप्टर काफ़ी टाइम से जो चल रहा है ये क्या हो जाएगा, आपको पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए अपन इस क्लास में इतना ही पढ़ पाएंगे कि भाई अपने पूरा कर लिया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। मैंने आपको सभी जितने भी प्यूरिन है, पिरामिडिन है,
इनकी संरचना के बारे में बात की थी, क्या होता है प्यूरिन पिरामिडिन। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद भी रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन सार 2 प्रकार के होते हैं प्यूरिन पिरामिड। नाइट्रोजन सार क्यों याद रखने पड़ेंगे कि नाइट्रोजन सार मिलकर ही बनाते हैं डीएनए। और डीएनए क्यों महत्वपूर्ण है कि अपने जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थों का परिवहन करता है, अनुवांशिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जितनी भी जानकारी है उस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।